अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ये इंसाफ के ऊपर बात कर रहे थे, और अभी जो हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फायदा का मसला चल रहा है, और हमारे अदालतों में इनके अलावा भी देखें तो हम निचली अदालतों में जब जाता है, एक आम आदमी जाता है या सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, और जो बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है, जिस तरीके से अपना बल्दिया टाउन का केस है, मतलब पेंडिंग है, जिनको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई अदालत की तरफ से, तो उसमें फिर हम लोगों को मतलब इंसाफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाने में हमें पता चलता है, गहराई का पता चलता है कि बदअज़माने से मौसर अंदाज में निपटने के लिए इंसाफ करने वाला इंसाफ का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इससे हमें अंदाज़ा होता है जो इसके नतीजे में तरक्की के लिए अहम है, कि मतलब किसी भी तरक्की के लिए हमें ऐसा निज़ाम चाहिए होता है जो एक इंसाफ कर सके, ऐसे निज़ाम पर मुबनी हो। लेकिन अदालती इदारे ख़ुद ही बदअनवान हैं, जो हम नोटिस करते हैं। जैसे कि एक सर्वे से पता चला है कि अदालतों में बदअनवानी के बारे में तजुर्बात और तवसुलात वसी हैं। 2011 की अपनी सालाना रिपोर्ट में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की थी, उन्होंने नोट किया कि आलमी सतह पर सर्वे में शामिल लोगों ने अपनी अदलिया को बदगुमान समझा, और वो 46% लोग हैं जिनमें पूरी दुनिया में जो सर्वे में शामिल हुए, उनमें से 46% लोगों ने जो अपनी अदलिया को पूरी दुनिया में बदगुमान समझा। तो आप देख रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अदालतें में करप्शन नहीं हो सकती, या मतलब उन अदालतें खुद करप्शन के एक गढ़ बनी हुई हैं। और इसी तरीके से यूरोमीटर 2012 के मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन यूरोप के 1/3 बाशिंदे समझते हैं कि उनकी अदालती खिदमात में बदनामी फैल रही है, जो 1/3% है, मतलब यूरोप में ये। तो आप देखें यूरोप जो इतना डेवलप कंट्री है, जहाँ पे डेवलप एक रीजन है, वहाँ पे ये 32% लोग ये समझ रहे हैं। तो अब सोचा हमारे जैसे मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में इसी रिपोर्ट के मुताबिक 88% लोग अदालतों से मामला करते वक्त बदगुमानी का सामना करना पड़ा। 88% लोगों ने बोला। और इसी तरीके से ऐसी एक डेवलपिंग कंट्री जो पेरू कहलाती है, वहाँ के लोगों ने अदलिया पर बहुत कम एतमाद किए, मतलब वो 85% थे। और इस तरीके से ऐसी कंट्रीज जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बोलीविया हो गया, बल्गेरिया हो गया, कम्बोडिया, क्रोएशिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, साबिक यूगोस्लाविया, जमहूरिया, मोल्डोवा, मोरक्कश, पेरू, यूक्रेन, अदलिया को तमाम सरकारी इदारों में सबसे ज़्यादा करप्ट मानते हैं। मतलब ये वो कंट्रीज़ हैं, जो इतनी कंट्रीज़ को मैंने नाम लिया, मतलब वहाँ पे सबसे जो करप्ट इदारा अगर पूछा जाता है तो अदलिया को मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि अदलिया की करप्शन भी कैसे पूरी दुनिया में फैली हुई है, और वो हमारे मुल्क में भी है। इससे हम लोग मतलब हैरानी की कोई बात नहीं है, और इसको हम महसूस करते हैं और हम देखते भी हैं जब हम लोग अदालतों में जाते हैं। अदलिया में बदगुमानी के तस्वुरात ना सिर्फ अदालतों की करप्शन से जो जंग की जो हैसियत है वो मजरू करते हैं, कि मतलब अदालतों को ऐसा समझा जाता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ एक जंग कर रहे हैं, ये फाइटर हैं। लेकिन इस तरीके की करप्शन जब ये खुद करते हैं तो इनकी इस हैसियत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आम लोगों में। आमतौर पर इससे अदालतों की गैर जानबदारी पर भी एतमाद ख़त्म हो जाता है। अदालत गैर जानबदार है नहीं है, इस पर भी एतमाद ख़त्म हो जाता है, जिससे तनाज़ात के हल, कानून नाफिज करने, इमलाक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुआहदे पर अमल दरामद जैसे तमाम बुनियादी अदालती फ़राइज़ों को नुकसान पहुँचता है। तो ये वो फ़राइज़ हैं जो अदालत को अंजाम देने होते हैं, और इनको भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा इससे एहतसाब का वसी काम को भी नुकसान पहुँचता है, कि अदालत का काम है जो एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, उसको भी नुकसान पहुँचता है। जब अदालत ही करप्शन कर रही होंगी तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? जैसे जो इदारा जिस चीज़ के लिए बना है वही उस चीज़ को नहीं कर रहा होगा, उसी चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, तो फिर कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी, और कौन मुयसर करेगा इंसाफ? इसी तरीके से हम देखा जाए तो अदलिया का जमहूरी निज़ामों और शहरियों के हकूक़ को बरकरार रखना, और सियासी कवायद की सालमियत को महफूज रखना, और जब दूसरे एग्जीक्यूटिव इदारे से ख़िलाफ़ वर्जी करें तो उनको अकाउंटेबल ठहराना ही अदलिया का काम है। लेकिन जब अदलिया ख़ुद ये अकाउंटेबल हो जाए करप्शन के तहत, तो फिर हम उनको वो इस चीज़ का कैसे चलेगा? मतलब ये एक जमहूरी मुल्क का, एक तरक्की याफ्ता मुल्क का, एक डेवलप मुल्क का एक इंसाफ फराहम करने वाली अदलिया एक बहुत अहम रोल है किसी भी माशरे का। मतलब किसी भी माशरा अगर आप तरक्की चाहते हैं उसमें इंसाफ, तो आपको वहाँ पे एक
जो है जानबदार, शफाफ, करप्शन से पाक अदलिया जो इंसाफ मुहैया करे, ऐसे अदालत की बहुत ज़रूरत है। अदालती बदعنوانی आमतौर पर दो किस्मों पर होती है। एक तो कानून साजी या एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ज़रिए अदालती अमल में सियासी मुदाखलत की जाए, और दूसरा रिश्वत सतानी के ज़रिए भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिश्वत सतानी जो है, रिश्वत लेना, ब्राइब, ये किस तरीके से अदलिया में बड़ी गहराई तक फैली भी है, और किस तरीके से ये ली जाती है, और किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है अदालतों की साख को हमें समारा। अदालत में छोटी छोटी रिश्वत और सियासी असर रसूख माशरे में आहंगी को भी ख़त्म करता है। एक निज़ाम अमीरों के लिए और दूसरा गरीब तबका बरादरियों के लिए। अगर रकम और असूल रसूख इंसाफ की असास हों तो गरीब मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से मतलब ऐसा कानून एक वो बन जाता है कि एक इंसाफ अमीरों के लिए अलग हो जाता है जब रिश्वत अदालतें ही रहना शुरू हो जाती है जो इंसाफ। तो अमीरों के लिए अलग कानून हो जाता है, गरीबों के लिए अलग हो जाता है। जाहिर सी बात है, अमीर के पास पैसा है, वो पैसे लेके अपने हिसाब से, और गरीब के पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो जाता है, और बस गरीब के मतलब पहुँच से इंसाफ नाम की चीज़ बहुत दूर हो जाती है। रिश्वत न सिर्फ इंसाफ को नाकाबिल समाअत बनाती है, इससे बदعنوانی के खिलाफ जंग करने और आज़ादी और एहतसाब के निज़ाम अदल की सलाहियत को खिलाफ भी कर दिया जाता है। अब इसी तरीके से एक सर्वे देखा जाए जो 2002 में हुआ था, तो उसके मुताबिक 96% पाकिस्तानी हैं जो ये बोलते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें उन्होंने जो इनकाउंटर किया है, उनकी जो मामला हैं, तो 96% पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि उनको करप्शन का सामना करना पड़ा, जो एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अदलिया में होने वाली बदعنوانی में अदालती कार्रवाई और फैसलों की गैर जानिबदारी पर कोई नामुनासिब असर और रसूख शामिल है, और साझगार फैसलों के लिए जजों को रिश्वत देने केसेस में तोसी हो सकती है, और ना ही कोई फ़ैसला हो सकता है। मतलब ऐसा सिस्टम है कि जिसमें पैसे दे के केसेस को लंबा भी खींचा दिया जा सकता है। मतलब इस तरीके से बदعنوانی होती है, पैसे दिए जाते हैं जजिस को और फैसले लंबे किए जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि भाई कोई फ़ैसला ही नहीं होता। तो अदालती बदعنوانی में अदालती फ़ंड्स और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल शामिल है। तो ये इसमें मतलब वो अपने फ़ंड्स का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और अपनी ताकत का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने जान पहचान वालों को, अपने रिश्तेदारों को अदालत में लगाना या फिर ऐसे इदारों में लगाना। जैसे हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस फ़खार अहमद चौधरी का हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने अपने बेटे को DSP के पोस्ट में लगवाया है। तो मतलब इस तरीके से ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसे एक और तरीका भी होता है कि या तो मुकदमे मुतसागाना मुख्तस करना, या मुकदमे की समाअत से कबल ही ऐसा तरीक़ेकार करना कि जिसके ज़रिए मुकदमा ही नहीं चल पाए। जैसे रिश्वत लेने वाले अदालत के जो क्लर्क होते हैं वो फाइल और शवाहिद को खो देते हैं। तो इससे क्या होता है, मुकदमे की समाअत को, अदालत के फ़ैसलों को और सज़ाओं पर असरअंदाज होता है। कि जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी नहीं होते जिसका बेसिस में आपने ये मामला करने हैं, तो फिर आप किस तरीके से इंसाफ फराहम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे भी जो अदालती निज़ाम है उसमें जो रिश्वत सतानी है और करप्शन है, तो उसके बहुत अंदर तक जुड़ी हुई है। और जो हम महसूस कर रहे होते हैं, हम लोग वकीलों को भी देख रहे होते हैं, वकील खुद ऐसे अपने जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनसे पैसे लेके, या उनको ऐसे जजिस की तरफ उनका केस रेफर कर रहे होते हैं जो पैसे लेके उनके हक़ में फ़ैसला कर देंगे। सही है ना, ऐसे जज से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो खुद उनके वो बने हुए होते हैं, क्या बोलते हैं, एजेंट बने हुए होते हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ा मसला है और ये हमारे मुल्क में भी है। तो इसके लिए हम क्या मामला कर सकते हैं, तो इनके लिए हमें ये है कि हमें कुछ मामला करने चाहिए, जिसमें एक जो है मैं समझता हूँ कि शफाफियत का मामला है कि अदलिया आवाम को सरगर्मियों और अखराजात के बारे में काबिल एतमाद मालूम फराहम करे। जो अदलिया हैं, जो अदालतों में जजेस हैं, जो बड़े से लेकर नीचे तक, वो अपने जो क्या उनकी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं और उनके क्या एक्सपेंसेस हैं वो सारे पब्लिक करें ये चीज़ें। ये जब इन पोस्ट पर आएँ तो इनके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया जाए, और क़वानीन से मुतालिक मालूमात तक रसाई फराहम करें। कानून साज़ी में मजवज़दा तब्दीलियाँ, अदालती तरीक़ेकार, फ़ैसलों और अदालती खाली असामी और तकरीरों की जो मामलात होते हैं उनको पब्लिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि उसमें तो कोई
गलत मामला नहीं हुआ। जैसे मैं समझता हूँ काजी फायद ईसा साहब का जो है तकरीरी का मामला भी कंट्रोवर्शियल है, तो ऐसे जो सारी चीज़ें इनको पब्लिक किया जाए चाहिए। और इस्तग़ासा को अवामी सतह पर अदालती कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब अदालतों को अवामी सतह पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसको जैसे ये छुपी हुई होती है, इन कोर्ट होती है और फैसले होते हैं, लेकिन उनको ये लोग सेव कर लेते हैं और उसको ये शो नहीं करवाते। तो इस तरीके की हैं कि जो है ये जो कार्रवाइयाँ जितनी भी होनी चाहिए, जो भी जिस नौइयत की भी वो पब्लिक होनी चाहिए, और जो फ़ैसला दिया है वो वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इसकी बुनियाद पे मैंने फ़ैसला किया, प्रॉपर उसकी वजाहत होनी चाहिए अदलिया की तरफ से। तो ये चीज़ें हैं, ये अदलिया पे भी एक मतलब अगर एक बंदा अदालत में जज का काम कर रहा है, बेशक नीचे की अदालत है, सबसे पहले कि अगर उसने उस ओहदे में आना है तो उसे अपने तमाम मामला, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ और अपनी तमाम जो अखराजात एक्सपेंसेस वो कर रहा है उस टेन्योर में, तो वो उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ एफडीआर और उनको नहीं डिक्लेयर करे, आवाम को भी डिक्लेयर करे कि भाई कितना फ़ायदा हुआ, कितना है, ये जब से आए हैं ये क्या मामला कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किन किन से मिलना और जहाँ और कौन बिजनेसमैन से ताल्लुकात हैं, क्या बिज़नेस भी कर रहे हैं, इनकी फैमिली वाले किस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, और इनके क्या क्या है, घर के खर्चे और ये सारी चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़, ये सारी मतलब डिक्लेयर करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, ताकि मामला नहीं चले। जैसे ये अभी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का हम जो केस देख रहे हैं, तो ये इसी वजह से ही है ना कि उन्होंने अपना हिसाब डिक्लेयर नहीं किए। तो ये चीज़ें डिक्लेरेबल होनी चाहिए। दूसरी चाहिए कि अदालतों के लिए भी सख्त एहतसाब और नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। अदालती फ़राइज़ से जो मुतालिक इक़दाम के लिए जजों को महदूद इस्तिना मिलना चाहिए, कि मतलब जो अदालती फ़राइज़ में जो जज इन्वॉल्व हैं उनको बहुत कम महदूद इस्तिना ना होने के बराबर होना चाहिए इस्तिना, ताकि उनको भी अकाउंटेबल ठहराया जा सके। क्योंकि वो खुद इंसाफ, अगर वो ही नहीं इंसाफ, वो इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर वही इंसाफ का सामना नहीं करेंगे तो फिर वो किस लिए इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। अगर उनके करैक्टर पे किसी को कोई शक है, किसी को कोई इख्तलाफ है, तो उनको उसका सामना करना चाहिए और उसका उनका एहतसाब होना चाहिए। उनको इस्तिना किसी किस्म की नहीं देनी चाहिए। तो ये जजों और जजों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की सख्त तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जिसमें एक आज़ाद इदारा भी शामिल हो, मतलब एक इदारा बना दें, एक आज़ाद इदारा हो और वो सख्त तहक़ीक़ात करे, दूसरे से ज़्यादा सख्त तहक़ीक़ात करे जजों के मतलब। क्योंकि जज और जो कोर्ट्स हैं, ऐसा सिस्टम है, अगर वही करप्ट होंगे और वही रिश्वत सताने में मुलव्वस होंगे तो फिर तो इंसाफ माशरे में बिल्कुल मुहैया नहीं होगा। तो ज़्यादा सख्ती से इनके ऊपर तहक़ीक़ात होनी चाहिए और सख्त मेयार के साथ होनी चाहिए। और अगर बदवानी का पता चले जज के ख़िलाफ़, ज़रा से भी पता चले, शक हो, कुछ भी हो, तो उसको सख्त से सख्त ज़िम्मेदारी उनकी मतलब उनको ऊपर डालनी चाहिए और उसके सख्त से सख्त उनको सज़ा देनी चाहिए और ज़िम्मेदारी का बिल्कुल तयन होना चाहिए उसकी। तो ये कुछ मामला है जो हम लोग कर सकते हैं अदालती मामलात में। तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमें पूरी दुनिया का हमने डेटा मिलता है, तो उसमें कि भाई अदालत भी जो है क्योंकि एक अहम इदारा होता है किसी भी माशरे का, एक ताकतवर इदारा होता है। तो किस तरीके से उस अदालत में जो लोग जो इंसाफ फराहम करने के लिए जिन्हें बिठाया गया, जो जजेस हैं, वो किस तरीके से अपनी उन ताकतों को इस्तेमाल करते हैं उस माशरे में, और किस तरीके से उसको अपने कमाई का ज़रिया बनाते हैं, और उसके ज़रिए किस तरीके से गरीब को नुकसान होता है, जैसा हम अपने माशरे में देखते हैं, और किस तरीके से इंसाफ बिल्कुल माशरे से गायब हो जाता है। जिस तरीके से हमारे माशरे में किसी से भी पूछे नहीं, शायद 1% भी बंदा कोई नहीं ऐसा होगा कि जो अपना मसला अदालत में लेके जाना चाहे, और क्योंकि उसे पता है मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे इंसाफ वहाँ पे नहीं मिलना। केस पे से 1 साल के बाद साल से साल 1 साल से दूसरे साल, और इस तरीके से टाइम गुजरता रहेगा और बंदा बस वहाँ पे रगड़ खाता रहेगा। और जो ताकतवर है वो जज को पैसे खिला देगा, या वो फिर तगड़ा वकील करके बस केस को लंबा करता रहेगा, जज को पैसे देगा, जज फैसला नहीं करेगा, बस इसी तरीके से वो बंदा खुद ही थक के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये बड़े मसले हैं और ये एक हकीकत है। तो इसके लिए हमें अब वो वक्त आ गया है कि जिसके ऊपर हमें, जैसे हम अपने सियासतदान, अपने बिजनेसमैन और दूसरों की उंगली उठाते हैं, अब ये है कि अदालत का भी एहतसाब करने का वक्त आ गया है। कि अब वो वक्त आ गया कि हम मुतालबा करें कि भाई अदालत का भी एहतसाब हो, उनमें जो जजेस बैठे हैं उनका भी एहतसाब हो, उनका देखा जाए कि वो उनके कितने असासे हैं जब वो
अपने जज की जो जज बने उस टेन्यूर में जितने अरसे में उन्होंने जो सर्विस दी, उन्होंने कितने उसके शुरू में कितनी प्रॉपर्टी, कितनी उनके पास आमदन थी, क्या ज़राए थे, और उसके बाद या उसके दरमियान उनकी क्या आमदन है, क्या क्या ज़राए बने हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई है। और उनसे पूछा जाए कि ये जो चीज़ है ये आपको जो पर्सन बेनिफिट मिल रहे हैं, जो आपकी सैलरी जो आपको मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उस पोस्ट पे आपको मिल रही है, तो इससे ये जो असासे जो हैं ये जो इस बन नहीं सकते किसी भी सूरत में, तो फिर ये किस तरीके से बनाए गए हैं वो इसको डिफ़ाइन करें, जस्टिफाई करें, और आवाम के सामने जस्टिफाई करें, और केसेस बिल्कुल आवाम के सामने चलाए जाएँ। और कोई केस का फैसला ऐसा नहीं होगा जिसको आवाम के सामने मुकम्मल उसको शो नहीं करवाया जाए, उसको आवाम के सामने लाया जाए। तो इस तरीके से हम शफाफियत ला सकते हैं। बाकी वो वक्त है कि अब हमें इस तरीके से एक हैशटैग चलाना चाहिए, जैसे हम इतने हैशटैग चलाते हैं, हैशटैग होना चाहिए कि माई कोर्ट्स आर आल्सो अकाउंटेबल, या माई जजेस आर आल्सो अकाउंटेबल। और अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए कोर्ट और जस्टिस सिस्टम हमारे जजेस तैयार नहीं होते, तो फिर ये सीधा सीधा हैशटैग होना चाहिए कि माई जजेस आर करेक्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं, वरना इस तरीके से हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा और हम लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। फिर ऐसे इदारे का फ़ायदा नहीं, ऐसे इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।